Hello everyone. I hope you all are doing good. I hope you all are doing good. So in last video हमने किया यूपीएससी, एसपीएससी एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसी के साथ हमने किया हमारा इलेक्शन कमीशन, है ना। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। सो दिस इज़ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वीडियोस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का वीडियोस। इन दिस वीडियो हम प्रोबेबली हमारा फाइनेंस कमीशन, उसी के साथ जीएसटी काउंसिल, देन आफ्टर दिस हमारा होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब होगा। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद साथ में हम करेंगे ये जो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ का स्पेशल ऑफिसर होता है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो देखेंगे हम। उसके साथ वी आर गोइंग टू कवर हमारा कैग। ठीक है, कैग। देन हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 जिसके पास मिनिस्टर्स वाले राइट्स होते हैं, है ना, जिसके पास हमारे मिनिस्टर्स वाले राइट्स होते हैं। सो दिस इज़ द यू कैन से ओवरव्यू कि हम क्या करने वाले हैं इन दिस वीडियो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, फाइनेंस कमीशन कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन टू बी अपॉइंटेड बाय होम, बाय प्रेसिडेंट, है ना। सो फाइनेंस कमीशन जो है ये कौन अपॉइंट करते हैं? ये हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, कब अपॉइंट करते हैं? हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर्स और अर्ली। ठीक है, पहले भी कर सकते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये उनकी मर्ज़ी है, पहले भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो हर 5 साल में ही करें। अगर वो चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में कि जो फाइनेंस कमीशन है फाइनेंस कमीशन जब वो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, बट दैट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। वाई? बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट इट इज़ नॉट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये परमानेंट नहीं है, इसको टाइम टू टाइम क्या किया जाता है? टाइम टू टाइम अपॉइंट किया जाता है। सो यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ एड हॉक बॉडी। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एड हॉक बॉडी। ये परमानेंट बॉडी नहीं है, एड हॉक बॉडी है जिसको हर 5 साल में अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद इसका जब काम ख़त्म हो जाए, रिपोर्ट तैयार हो जाती है जब इसकी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ हमारे टैक्सेस के लिए, है ना, जो हमारे टैक्सेस है उनकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डेवोल्यूशन के लिए जब इसकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है, जब ये रिकमेंडेशन दे देता है प्रेसिडेंट को, उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। सिंपल। सो ये परमानेंट बॉडी नहीं है, इट इज़ अ टेम्परेरी बॉडी। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। ठीक है, एंड कोई भी डाउट होता है ना, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर आपने कोई PYQ देखा है प्रीलिम्स का, CAPF का, CDS का, विद रिगार्ड्स टू टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, सो उसका अगर आपको लगे कि जो मैंने पढ़ाया है, जो भी हमने क्लास में किया है, उससे कुछ कवर नहीं हो रहा वो चीज़, या फिर कोई डाउट रह रहा है आपका, यू कैन सिंपली ड्रॉप अ कमेंट, या फिर उस चीज़ का स्क्रीनशॉट मेरे साथ आप शेयर कर देना। आई विल ट्राई कि मैं उसका आंसर आपको इसी के थ्रू प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट इज़, इसमें होता कौन कौन है? जो फाइनेंस कमीशन है हमारा, इसमें कौन कौन होता है? सो इसमें एक चेयरमैन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन 4 अदर मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स कौन अपॉइंट करेंगे? बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड ये कितने टाइम के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं? ये ऑफिस होल्ड करते हैं फॉर सच पीरियड जो प्रेसिडेंट बताएंगे। अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो बोलेंगे कि 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। सो इट डिपेंड करता है। कभी फाइनेंस कमीशन जो होता है इसका टाइम पीरियड होता है 1 ईयर, कभी 2 ईयर, कभी 3 ईयर भी हो सकता है। ठीक है, सो वो डिपेंड करता है जो प्रेसिडेंट बताएंगे। एंड दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये भी याद रखना, इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। अगर कोई ऑलरेडी फाइनेंस कमीशन रह चुका है, ठीक है, कोई ऑलरेडी फाइनेंस कमीशन रह चुका है पिछले फाइनेंस कमीशन में, उसको नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन में भी एज अ मेंबर या फिर चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, उसको नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन में भी एज अ मेंबर या फिर चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है,
सो दे आर एलिजिबल, ये भी चीज़ याद रखना। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज पार्लियामेंट टू डिटर्मिन to determine qualifications and manner of selection of फाइनेंस कमीशन। सो कौन कौन ऑथराइज करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है किसको? हमारी पार्लियामेंट को, ना कि प्रेसिडेंट को, ना कि प्रेसिडेंट को। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। बिकॉज फाइनेंस कमीशन को हमारे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो हमारे मन में ये आएगा कि अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन, वो भी प्रेसिडेंट डिटर्मिन करेंगे, है ना। बट वो प्रेसिडेंट डिटर्मिन नहीं करते, वो हमारी पार्लियामेंट डिटर्मिन करती है, ठीक है। कौन डिटर्मिन करता है? हमारी पार्लियामेंट। सो टर्म्स एंड कंडीशंस, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, क्या क्वालिफिकेशन होंगी फाइनेंस कमीशन मेंबर्स की, वो डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ये भी PYQ पूछा हुआ है, PYQ में ऐसे प्रेसिडेंट लिखा हुआ था, ठीक है, प्रेसिडेंट लिखा हुआ था उस स्टेटमेंट में। सो वो स्टेटमेंट रॉन्ग थी, वहाँ पे आना था हमारा पार्लियामेंट, वहाँ पे हमारा पार्लियामेंट आना था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट, अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, पार्लियामेंट ने क्वालिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब की हैं, किसकी? चेयरमैन एंड मेंबर्स की। उसने कहा है कि जो चेयरमैन होगा ना, जो चेयरमैन होगा, ही शुड हैव एक्सपीरियंस, ही और शी शुड हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, उसके पास पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड जो 4 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जो 4 मेंबर्स होंगे, जो 4 मेंबर्स होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा किन में से? उनको सिलेक्ट किया जाएगा अमंगस्ट अ जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज सच जज। मीन्स या तो वो ऑलरेडी हाई कोर्ट का जज होगा, या तो रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का, या फिर वो क्वालिफाइड होगा हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। अब यहाँ पे भी UPSC ने ट्रिक डाला था, UPSC ने क्वेश्चन पूछा था क्वालिफिकेशन के ऊपर, एंड UPSC ने लिखा था हाई कोर्ट की जगह उसने सुप्रीम कोर्ट लिख दिया था। हाई कोर्ट की जगह पे UPSC ने डाला था सुप्रीम कोर्ट, कि अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड वन क्वालिफाइड टू बी सच जज। सो जनरली अगर किसी ने नहीं डिटेल में पढ़ा, ठीक है, अगर किसी ने डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, उसको लगेगा कि फाइनेंस कमीशन तो यूनियन गवर्नमेंट का होता है ना, यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सो इसकी क्वालिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट जज जैसी होनी चाहिए। सो ये बेसिक हमारी मेंटेलिटी होती है, ऐसा हम लॉजिक डिराइव करते हैं ना, ऐसा लॉजिक हम फ्रेम करते हैं अपने माइंड में, बट दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है, ये चीज़ रॉन्ग है। बिकॉज एट सम पॉइंट कि मैंने भी ये चीज़ अपने माइंड में लेके आया था जब मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। जब इनिशियली जब मैं PYQs वगैरह लगाता था, तो जो मुझे नहीं आता था, जैसे ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही था, एक सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ था, मैंने उसको यस डाल दिया था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ही होगा, हाई कोर्ट क्यों होगा, है ना। सो वो स्टेटमेंट गलत थी। सो ये भी याद रखना कि हाई कोर्ट का जज क्वालिफिकेशन है। देन वन हु हैज़ स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसके पास फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट की नॉलेज है, स्पेशल एक्सपीरियंस है उसके बीच में, ठीक है, उसको अपॉइंट किया जाएगा एज अ मेंबर। नेक्स्ट इज़ वन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स में जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है उसको अपॉइंट किया जाएगा एज अ मेंबर। देन वन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके पास इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी उसको अपॉइंट किया जाएगा। सो सिंपली यू कैन से हाई कोर्ट जज, अपना हाई कोर्ट का जज। उसके बाद है हमारा जिसके पास नॉलेज है फाइनेंस अकाउंट्स में, है ना, फाइनेंस अकाउंट में नॉलेज है। उसके बाद जिसके पास नॉलेज है अपना किस में? फाइनेंशियल मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में। एंड लास्ट में इकोनॉमिक्स, लास्ट में हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो ये ब्रॉडली यू कैन से टर्म्स हैं किसके लिए? मेंबर्स के लिए। एंड जो चेयरमैन है उसके लिए हमने देखा चेयरमैन को स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसके बीच में? पब्लिक अफेयर्स के बीच में, पब्लिक अफेयर्स में उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए चेयरमैन को, ठीक है। सो ये कंडीशंस थी जो पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब की हैं। दीज आर द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। मूविंग नेक्स्ट इज इसका फंक्शन क्या है? वी ऑल नो फाइनेंस कमीशन काम क्या करता है? ये रेकमेंड करता है किसको? प्रेसिडेंट को। ये प्रेसिडेंट को करता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये भी याद रखना, ये स्टेटमेंट घुमा के पूछ लेगा आपको कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस, डेवल्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। सो गवर्नमेंट को नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं करता। बिकॉज जब भी न्यूज़ में आता है ना फाइनेंस कमीशन, तब गवर्नमेंट की बात होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंड किया, ये 41% रिकमेंड किया, 42% रिकमेंड किया, है ना, कि 41% स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा या फिर 42% किया जाएगा। सो वो
सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है जब न्यूज़ में आता है, जब हमारे न्यूज़पेपर में आता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो लिखा हुआ है प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट तो काम करते हैं एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि गवर्नमेंट, है ना, बट जो एग्जैक्ट वर्ड है वहाँ पे प्रेसिडेंट मेंशन्ड है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है किसको? प्रेसिडेंट को। फाइनेंस कमीशन किसको रिकमेंड करता है? हमारे प्रेसिडेंट को, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, सो ये यहाँ पे वर्ड्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज यूपीएससी की हैबिट है, यूपीएससी की बैड हैबिट है, यू कैन से यूपीएससी की बैड हैबिट है टू प्ले विद वर्ड्स। वर्ड्स के साथ प्ले करेगा हमेशा। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट करेक्ट दे देगा, उसके बीच में एक वर्ड लगा देगा आपका जो इनकरेक्ट होगा, एंड पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमारा जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको लगेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज वो आपने पढ़ी होती है कहीं ना कहीं, बट उसमें से एक वर्ड ऐसा होगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, एंड आप इसी के बेस पे, इस स्टेटमेंट के बेस पे ना ये वर्ड को भी करेक्ट मान लोगे, एंड इसको एज अ होल राइट मार के आ जाओगे, राइट ऑप्शन क्लिक करके आ जाओगे, जिससे आपके 2.66 नंबर चले जाएंगे, 2.66 नंबर आपके चले जाएंगे, एंड आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे पहले ही। सो ये चीज़ नहीं करनी हमने। ठीक है, वर्ड्स के साथ कोई भी सब्जेक्ट है, वर्ड्स को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ड्स का अच्छे से ध्यान रखना है। सो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, principles governing grants to states, then measures to augment consolidated funds of states for पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। सो 3 चीज़ें फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। पहली चीज़ है नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, नेट प्रोसीड्स जो निकलेंगी, नेट का मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको डिडक्ट करने के बाद, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको हम डिडक्ट कर देंगे ग्रॉस में से, है ना, ग्रॉस प्रोसीड्स होती हैं, ग्रॉस में से नेट उड़ा देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? नेट बचेगा। सो नेट प्रोसीड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या रेकमेंड करेगा फाइनेंस कमीशन। उसके बाद प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट्स टू स्टेट्स को डिफरेंट पर्पज़ के लिए ग्रांट देनी होती है, डेवलपमेंट के लिए देनी होती है, या फिर कोई एमरजेंसी आ गई, वहाँ पे कोई कैलेमिटी हो गई, है ना, उसके लिए देनी होती है। सो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर ग्रांट दी जाए स्टेट्स को, वो रेकमेंड करता है। एंड लास्ट में हमारी पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं, जो होती हैं, इनको हेल्प करने के लिए जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है उसको कैसे ऑग्यूमेंट किया जाए, मतलब कैसे उसमें अमाउंट को इंक्रीज़ किया जाए, क्या मेजर्स लिए जाएँ। ठीक है, वो बताता है। सो ये 3 चीज़ें फाइनेंस कमीशन बताता है। ये जो लास्ट वाली चीज़ है ना, लास्ट वाली पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी वाली, ये PYQ है, ये PYQ में पूछा हुआ है कि जो फाइनेंस कमीशन होता है ये म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत्स को रिसोर्सेज को ऑगमेंट करने के लिए आपको मेजर्स देता है या फिर रिकमेंडेशन देता है। सो दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी के लिए भी ये रिकमेंड करता है। मूविंग नेक्स्ट इज फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा, एंड प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट जो है ये रिपोर्ट को हमारी लोकसभा के अंदर रखेंगे, है ना, हमारी जो लोकसभा उसके अंदर रखेंगे। देन फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, दे आर एडवाइजरी ओनली, है ना। फाइनेंस कमीशन है, ऑल्दो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फाइनेंस कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट इसकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो बाइंडिंग नहीं है, ओनली एडवाइजरी हैं, ओनली एंड ओनली एडवाइजरी हैं। ये भी PYQ है हमारा, दिस इज़ ऑल, ये भी हमारा PYQ है, दिस इज़ ऑल्सो PYQ। ठीक है, अगर आप लास्ट 26 ईयर्स उठाओ, लास्ट 26 ईयर्स PYQ उठाओ अपने प्रीलिम्स के, ठीक है, लास्ट 12 ईयर उठाओ एटलीस्ट हमारे CAPF के, CDS के, ठीक है, CDS के, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी उसमें। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट इज फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होती, सिर्फ एडवाइजरी होती हैं। देन फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर जो थे 1951 में, वो कौन थे? KC न्योजी। KC न्योजी जो थे ये फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर कौन थे? मींस फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, सिंपली, है ना, कमिश्नर नहीं बोलूँगा, चेयरमैन। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? KC न्योजी। देन 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन 2017 में बना था, इसके थे NK सिंह। अब जो नेक्स्ट है उसके कौन है? जो नेक्स्ट बने हैं अभी 16th फाइनेंस कमीशन जो हमारा बनाया गया है ना, 16th
फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? ये है हमारे अरविंद पन्नागरिया। ये मैंने पढ़ाया था ना आपको, करंट अफेयर्स में बताया था आपको। दिस इज़ हमारा अरविंद, कम ऑन, ये है हमारे अरविंद पन्नागरिया। ठीक है, अरविंद पन्नागरिया, ठीक है। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। मूविंग नेक्स्ट, हमारा ये था फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का जितना इम्पोर्टेंट था दिस वाज इट। मूविंग नेक्स्ट, हमारा आता है जीएसटी काउंसिल। हमारी जीएसटी काउंसिल है, ठीक है। सो आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A। जो 279 है इसके अंदर बात हुई है जीएसटी काउंसिल की, ठीक है, जीएसटी काउंसिल की, ना कि जीएसटी की, ठीक है। मुझे एक कमेंट आया था कि सर इसमें ना, मैंने वहाँ पे लिखा था आर्टिकल 269, है ना, 269 लिखा था वहाँ पे कि 269 जो है वहाँ पे वो मेंशन है, हमारा जीएसटी मेंशन है 269 में, हमारी जो जीएसटी है ना वो मेंशन है 269A, है ना, जो 269A है उसमें हमारी जीएसटी मेंशन है। सो वो कंफ्यूज्ड हो गया था, वो स्टूडेंट कंफ्यूज था, उसको लगा था कि 269 में ना जीएसटी मेंशन नहीं है, वो 279 में जीएसटी मेंशन है, उसको ये लगा था। सो कंफ्यूज नहीं होना कि किस आर्टिकल में जीएसटी है एंड किस में जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, ये याद रखना है। 269A जो है उसमें जीएसटी की बात हुई है एंड 279A में जीएसटी काउंसिल की बात हुई है, ठीक है। 279A में जीएसटी काउंसिल है। सो जीएसटी काउंसिल कौन इस्टेब्लिश करता है? हमारे प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट ने इस्टेब्लिश किया है 279A में जीएसटी काउंसिल। एंड जो जीएसटी काउंसिल है परमानेंट बॉडी है, दिस इज़ अ परमानेंट बॉडी, ये हमारी परमानेंट बॉडी है, ठीक है, परमानेंट, ठीक है। जीएसटी काउंसिल परमानेंट बॉडी है। कब बना था, किस एक्ट के अंदर आया था? आर्टिकल 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुई थी, उसने क्या किया था, उसने कहा था, इसने 2 आर्टिकल्स को ऐड किया था। एक तो आर्टिकल था 269A, 269 है, एंड सेकेंड आर्टिकल कौन सा था? 279 है। सिंपल 10 का डिफरेंस है ना, 10 का डिफरेंस है। सो 269A एंड 279A आर्टिकल किसने ऐड किया था? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था। कब आई थी? 2016 में, ठीक है। इसने कहा था कि प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट ये क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल 2016 में इसने कहा था, ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल जो है किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके अंदर क्यों आती है? बिकॉज जीएसटी क्या है? जीएसटी इज़ अ टैक्स, है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, है ना, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। सो टैक्स क्या है? गवर्नमेंट की इनकम, टैक्स गवर्नमेंट की इनकम है, इनकम मतलब रेवेन्यू, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमी वाली क्लास में कि इनकम मीन्स रेवेन्यू। सो इनकम रेवेन्यू है, इसलिए ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आएगा, सिंपल। क्योंकि हमको कई बार नहीं पता होता कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आ रहा है, एक्सपेंडिचर के अंदर आ रहा है, या फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आ रहा है। सो ऐसे लॉजिक अपनी तरफ से बना के लगा दिया करो आप कि जीएसटी हमारी इनकम है, इनकम मतलब रेवेन्यू, सो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आएगा। कॉम्पोजिशन, इसमें होता कौन कौन है? जो जीएसटी काउंसिल है इसमें फाइनेंस मिनिस्टर एज ए चेयरमैन होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी मीटिंग होती है, सो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो होती हैं चेयरमैन, फाइनेंस मिनिस्टर इज चेयरमैन। देन यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, वो क्या होते हैं? वो भी इसके मेंबर होते हैं। एंड फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट्स के, यूटीज़ के, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। यूटी यानी कि दिल्ली, हमारी दिल्ली होगी, पुडुचेरी हो गई, है ना, वो भी इसके मेंबर होते हैं। एंड आफ्टर अब रिसेंटली आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, है ना। इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, असेंबली के इलेक्शन होंगे। सो फिर वहाँ के भी जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जम्मू कश्मीर के इन फ्यूचर, वो भी मेंबर होंगे जीएसटी काउंसिल के, ठीक है, वो भी मेंबर होंगे किसके? जीएसटी अपनी काउंसिल के।
सो ये थी कॉम्पोजिशन, ये थी कॉम्पोजिशन। देन मेंबर्स ऑफ काउंसिल फ्रॉम स्टेट्स हैव टू चूज़ फ्रॉम स्टेट्स have to choose amongst themselves to be vice chairman of the council. They can also decide his terms. इसका क्या मतलब हुआ कि जो चेयरमैन तो मैंने बता दिया कौन है, चेयरमैन है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है वो होती है चेयरमैन फाइनेंस कमीशन की, सॉरी जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन इज़ फाइनेंस मिनिस्टर। एंड जो मेंबर्स होंगे, जो मेंबर्स हैं, मैंने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट्स के ही मेंबर होते हैं। ये अपने में से जितने भी स्टेट्स के होंगे, यूपी, बिहार, हमारा यूपी, बिहार, एमपी, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ये अपने में से चूज़ करेंगे किसको, एक वाइस चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को। एंड इस इनकी जो वाइस चेयरमैन की टर्म्स कंडीशंस होंगी वो भी यही डिसाइड करेंगे, ये खुद मिलके डिसाइड करेंगे, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट इज, और कौन होगा इसमें जीएसटी काउंसिल में, और कौन होगा, जो चेयरपर्सन होगा किसका, सीबिक का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का जो चेयरमैन होगा वो एज अ परमानेंट इनवाइटी होगा। और कौन होगा, और इसका कोरम क्या होगा, कोरम मीन्स मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग, उसको बोलते हैं कोरम। वो होगा 1/2 मेंबर्स यानी 50%। जो 50% मेंबर्स हैं फाइनेंस सॉरी जीएसटी काउंसिल के, 50% मेंबर्स जो हैं जीएसटी काउंसिल के, वो कोरम है, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना। डिसाइड कैसे करता है, कोई भी मैटर जो आता है हमारी जीएसटी काउंसिल में, उसको डिसीज़न कैसे लिया जाता है, डिसीज़न लिया जाता है 3/4 मेजॉरिटी से, 3/4 मेजॉरिटी ऑफ वेटेड वोट्स, ठीक है, बाय मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल टोटल 100 मेंबर्स हैं, उसमें से सिर्फ वहाँ पे 60 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। अब इन 60 मेंबर्स की 3/4 मेजॉरिटी होगी, ठीक है, 3/4 मेजॉरिटी होगी इन 60 मेंबर्स की, इन 60 मेंबर्स की कितनी होगी, 3/4 मेजॉरिटी, सिंपल। देन वोट्स कैसे होती है, इसने बोला वेटेड वोट्स, ठीक है, वेटेड वोट्स। सो जो सेंटर है, सेंटर यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास 1/3 वोटिंग पावर है, एंड जो स्टेट्स हैं जितनी भी, उसके पास 2/3 वोटिंग पावर है, ठीक है। 1/3 वोटिंग पावर है यूनियन के पास यानी 33%, है ना, 33% यूनियन गवर्नमेंट के पास है, एंड 66% हमारी पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास 66% पावर है। 1/3 एंड 2/3 ये भी याद रखना, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना अच्छे से। फंक्शन क्या है जीएसटी काउंसिल का, जीएसटी कंपनसेशन देनी है स्टेट्स को, ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन देंगी स्टेट्स को। वाई, बिकॉज जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से काफ़ी स्टेट्स को नुकसान हुआ है, काफ़ी स्टेट्स को हुआ है लॉस, ठीक है। सो वो रेकमेंड करना है जीएसटी काउंसिल ने, है ना। देन और क्या काम है इसका, रेकमेंड करेगा कि किस बेसिस पे टैक्सेस को लगाना चाहिए, किस बेसिस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को लगाना चाहिए, कि कौन कौन सी चीज़ों पे लगाना चाहिए, ये सारा हमारा जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगा। देन डेट ऑन विच जीएसटी, ये भी कौन डिसाइड करेगा, कि जो हमारा पेट्रोलियम है, आपने सुना होगा कि जो 5 हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो 5 हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, 5 हाइड्रोकार्बन जो हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। टैक्स कौन सा नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, सिर्फ उनके ऊपर दूसरा टैक्स लगता है, ठीक है, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगती। वो कौन से हैं, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल हो गया अपना, नेचुरल गैस, एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल, देन मोटर स्पिरिट जिसको पेट्रोल बोल देते हैं। ये 5 चीज़ों जिसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, 5 हाइड्रोकार्बन्स, इनके ऊपर कब जीएसटी लगेगा उसकी डेट कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। देन जीएसटी काउंसिल ही सेटअप करती है एक मैकेनिज्म डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए विद रिगार्ड्स टू इट्स रिकमेंडेशंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। बिकॉज बहुत सारी डिस्प्यूट्स होती हैं जीएसटी काउंसिल्स की, बहुत सारी रिकमेंडेशंस होती हैं जो कंट्रोवर्शियल्स होती हैं, जो होती हैं कंट्रोवर्शियल। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर आपने लिया हो किसी ने से, उसके ऊपर लगता है हमारा 18% जीएसटी, 18% जीएसटी लगता है हमारा हेल्थ के ऊपर, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, एडमिट होते हो, ठीक है, या आपका कोई रिलेटिव, पेरेंट्स, कोई भी एडमिट होता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। सो ये चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं कि भाई आप हेल्थ के ऊपर एटलीस्ट टैक्स ना लगाओ, है ना, हेल्थ के ऊपर आप एटलीस्ट, और वो भी इतना ज़्यादा 18%, मिनिमम यू कैन चार्ज 5%, ठीक है, 5% रिकमेंडेशन है किसकी,
एक्सपर्ट्स की, जो अलग अलग हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिकमेंडेशन है कि हेल्थ के ऊपर एटलीस्ट 5% आप लगा सकते हो, ठीक है। 18% बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है एंड उसका एक्सपेंडिचर जो है 1 लाख 2 लाख है ना, ऐसे होता है हॉस्पिटल्स में एक्सपेंडिचर, सो उसका आप 18% देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा किसके ऊपर, हमारे सिटीज़न के ऊपर, जो कि ऑलरेडी सिक कंडीशन में है, एंड उससे आप इस कंडीशन में 18% चार्ज करोगे, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें कौन डील करता है, ऐसी चीज़ों से हमारा जो काउंसिल है वो डील करती है, ठीक है, जो हमारी काउंसिल है वो डील करती है। सो दिस वाज हमारा FC आर्टिकल 280, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट इज़, आई होप दिस इज़ क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। कोई डाउट है, कुछ भी है, ये कोई क्वेश्चन है, इवन PYQ है, या फिर आप कोई मॉक दे रहे हो, आपने वहाँ पे कोई क्वेश्चन देख लिया एंड आपको लग रहा है कि इससे नहीं बन रहा, यू कैन सेंड मी स्क्रीनशॉट, ठीक है। वो फ़ोटो सेंड कर देना, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। मूविंग नेक्स्ट, हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। सो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल ऑफिसर फॉर SC एंड ST। प्रेजेंटली आपने देखा होगा कि 2 कमीशन हमारे पास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, है ना। बट ओरिजिनली सिर्फ एक ही था, वो कौन सा था, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 341, आर्टिकल 341 है, जिसके अंदर हमारा क्या मेंशन है, SC मेंशन है, शेड्यूल। एंड आर्टिकल 338 के अंदर क्या मेंशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। दोनों को याद रखना, 338 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, एंड आर्टिकल 341 के अंदर हमारी शेड्यूल कास्ट एज अ कम्युनिटी मेंशनड है, ठीक है। आर्टिकल अगर पूछे कि नेशनल कमीशन किसके अंदर मेंशन है शेड्यूल कास्ट का, वो 338 है। अगर पूछे कि शेड्यूल कास्ट एज अ कम्युनिटी किसके अंदर मेंशन है, वो आर्टिकल 341 होगा हमारा, ठीक है, वो होगा आर्टिकल 341। 1978 में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कमीशन सेटअप किया फॉर SC एंड ST के लिए गवर्नमेंट ने कमीशन सेटअप किया। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको रीनेम कर दिया 87 में नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। पहले सिर्फ उसका नाम था कमीशन, सिंपल नाम था कमीशन फॉर SC एंड ST, बाद में 87 में उसको नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST बना दिया, ठीक है। जस्ट उसके आगे N लगा दिया था, नेशनल लगा दिया था, बाकी सब सेम था। हुआ क्या, 65th अमेंडमेंट जो थी, 65th अमेंडमेंट ने 1990 में, 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990, इसने क्या किया, नेशनल कमीशन प्रोवाइड किया फॉर SC एंड ST, ठीक है। ये था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, दिस वाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। जो पहले बनाए थे वो गवर्नमेंट ने जस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाए थे। एग्जीक्यूटिव एक्शन मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में जस्ट ये बोलती है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉ की बैकिंग नहीं होती, कोई लॉ की बैकिंग उसके पीछे नहीं होती। सो पहले गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST जो था वो एग्जीक्यूटिव बेसिस पे बनाया था, ठीक है, कोई लॉ की बैकिंग नहीं थी उसके पीछे। बट 65th अमेंडमेंट जो था, 65th अमेंडमेंट 1990, इसने क्या किया, नेशनल कमीशन बनाया SC एंड ST के लिए, सिर्फ 1 कमीशन था, एंड ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी याद रखना, इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर पूछे कि नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST कब बना था, 1990 में बना था, कौन सी अमेंडमेंट, 65th अमेंडमेंट, ठीक है। एंड ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर उससे पहले बना था जो, वो थी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ठीक है। एंड 89th अमेंडमेंट 2003 में क्या हुआ, 2003 में हमारा क्या हुआ, 89th अमेंडमेंट ने इसको बाइफर्केट कर दिया, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक बना दिया नेशनल कमीशन फॉर SC, दूसरा बना दिया नेशनल कमीशन फॉर ST, ठीक है। SC का मैंने बताया आर्टिकल कौन सा था, 338। इसने एक एडिशनल आर्टिकल ऐड किया था, वो कौन सा था, आर्टिकल 338A। आर्टिकल 338A किसके लिए, नेशनल कमीशन फॉर ST यानी शेड्यूल कास्ट के लिए। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, UPSC वर्ड्स के साथ खेलेगा एंड आपको वहीं पे फंसाएगा। सो जब भी कोई क्वेश्चन आए ऐसा, ध्यान से उसको रीड करना है एंड अंडरलाइन करना है, ठीक है। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो था, ये 2004 में बना एज अ सेपरेट बॉडी। उससे पहले ये कंबाइंड था, नेशनल कमीशन फॉर हमारा SC एंड ST था, ठीक है। बट एज अ नेशनल कमीशन फॉर SC 2004 में बना, ठीक है, 2004 में ये बना। मूविंग नेक्स्ट इस कॉम्पोजिशन क्या होगी इस कमीशन की,
जो ये हमारा कमीशन है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें एक होता है चेयरपर्सन एंड साथ में होता है वाइस चेयरपर्सन प्लस 3 अदर्स। टोटल 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर एससी। नेशनल कमीशन फॉर एससी इज़ अ 5 मेंबर बॉडी, एक चेयरमैन, चेयरपर्सन, साथ में वाइस चेयरपर्सन प्लस 3 अदर मेंबर्स। ठीक है। अब जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये याद रखना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना उसके जो चेयरपर्सन है, मेंबर्स हैं, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। सो सेम यहाँ पे भी होगा, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स जो हैं कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। कंडीशन एंड टेन्योर कौन डिसाइड करेगा, वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कंडीशन नहीं लिखी, कोई टेन्योर नहीं लिखी, कोई एज लिमिट नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है। सिर्फ ये कहा गया कि जो नेशनल कमीशन होगा शेड्यूल कास्ट के लिए वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, टेन्योर, सारा कुछ प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। कोई ये नहीं मेंशन कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, टर्म्स क्या होंगी, कंडीशंस क्या होंगी, टेन्योर क्या होगी, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी, कुछ भी नहीं मेंशन। ठीक है। वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। सो अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ने अपने रूल्स बनाए हैं, उसके अंदर प्रेसिडेंट ने कहा है कि 3 साल की टेन्योर होगी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसके मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स की। 3 साल टेन्योर, 3 years टेन्योर। देन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट मोर देन 2 टर्म्स, फॉर मोर देन 2 टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, उसको 1 साल में आपने 3 साल के लिए बना दिया पहली बार, उसके बाद 3 साल के लिए फिर से बना दिया। सो ये होगी टोटल 2 टर्म्स होंगी उसकी, उसके बाद से आप उसको नहीं बना सकते। ठीक है। मीन्स ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, सिंपल, क्योंकि 2 टर्म्स की बात कर रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट 2 टर्म्स, है ना, यानी कि 3 years, उसके बाद फिर से 3 years। ठीक है। बट उसके बाद आफ्टर दैट यू कैन नॉट अपॉइंट हिम और हर। मूविंग नेक्स्ट इज, ये रिपोर्ट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्रेसिडेंट को देंगे रिपोर्ट एंड प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को हमारी पार्लियामेंट यानी लोकसभा एंड राज्यसभा में ले डाउन करेंगे। ठीक है। प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस में इसको ले डाउन करेंगे, सिंपल। इसी के साथ जो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड होगी उसको रिकमेंड कर देंगे स्टेट के गवर्नर को। कौन सेंड करेगा, वो प्रेसिडेंट सेंड करेंगे। ठीक है, सिंपल। ये अपनी रिपोर्ट देगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट को, एंड अगर कोई रिपोर्ट स्टेट के रिलेटेड होगी तो प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को भेज देंगे गवर्नर के पास। ठीक है, गवर्नर के पास। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हैज़ पावर ऑफ सिविल कोर्ट। इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है, यानी कि ये किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को इन आर कंट्री बुला सकता है फॉर एनी पर्पस। ठीक है, बुला सकता है एंड ऑर्डर दे सकता है, सिविल कोर्ट की पावर है। कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऑल्सो टेक्स अदर मैटर्स, अदर इशूज़ गिवन बाय प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है ये कोई भी इशू दे सकते हैं, कोई भी मैटर दे सकते हैं फॉर इंक्वायरी, फॉर इन्वेस्टिगेशन। कोई एट्रोसिटीज़ हो रही हैं शेड्यूल कास्ट पर, ठीक है, उनके लिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन बिठानी है, वो सारा प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को दे सकते हैं। सेंटर एंड स्टेट कंसल्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग एससीज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है जो शेड्यूल कास्ट को अफेक्ट करेगी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है जो शेड्यूल कास्ट को अफेक्ट करेगी, तो उनको कंसल्ट करना पड़ेगा सबसे पहले किसके पास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के साथ। सिंपल। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो तभी कुछ ना कुछ होना होता है बैकग्राउंड में। आई इंश्योर कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। मूविंग नेक्स्ट इज, जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है ये सेम फंक्शंस को क्या करता है, कैरी करता है विद रिगार्ड्स टू एंग्लो इंडियंस। ठीक है, एंग्लो इंडियंस को रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, कोई एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, या फिर कोई भी मैटर है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को लगता है कि जो चीज़ें, जो प्रोविजंस शेड्यूल कास्ट के ऊपर एप्लीकेबल हैं, ठीक है, वो सारे मैटर्स विद रिगार्ड्स टू एंग्लो इंडियन किसके पास है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के पास है। सो अगर पूछे आपसे कि नेशनल कमीशन जो है ये शेड्यूल कास्ट के साथ साथ एंग्लो इंडियन के भी फंक्शंस को फुलफिल करता है, ये कैरी करता है, सो दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, वो करेक्ट स्टेटमेंट होगी। 2018 से क्या हुआ, उससे पहले 2018 से पहले ये क्या था, जो ओबीसीज थे, ओबीसी रिलेटेड कोई भी मैटर्स था, है ना,
ओबीसी रिलेटेड कोई भी मैटर था वो नेशनल कमीशन फॉर हमारा शेड्यूल कास्ट देखता था। बट 2018 के बाद क्या हुआ, उसको कौन देखने लगा, उसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस देखने लगा। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया 102nd अमेंडमेंट से। ठीक है, अगर पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये पूछा हुआ ऑलरेडी, इट इज़ ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन, PYQ है ये, कि किसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था 102nd अमेंडमेंट ने। 102nd अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को 2018 में। मूविंग नेक्स्ट इज हमारे पास है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़, सो जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है ये मेंशन किसके अंदर है, आर्टिकल 338 के अंदर ए, है ना, जो ऊपर पढ़ा हमने कि अमेंडमेंट ने नया आर्टिकल ऐड किया था 338A। वो कौन सा आर्टिकल किस रिलेटेड था, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़। एंड एज अ शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब है वो आर्टिकल 342 के अंदर मेंशनड है। ठीक है, 341 के अंदर है अपना, 41 के अंदर है SC, 342 के अंदर है अपना ST, एंड 342A के अंदर क्या है हमारा OBC। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। आई होप दिस इज़ क्लियर। 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल बनी। 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है हमारी, उसको बनाया गया। 89th अमेंडमेंट ने, मैंने ऊपर पढ़ाया था कि 89th अमेंडमेंट ने बाइफर्केट कर दिया था एंड न्यू आर्टिकल ऐड किया था 338A। किस चीज़ के लिए, हमारी शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन है, वही सेम कॉम्पोजिशन है जो SC की है। 5 मेंबर्स हैं, एक चेयरपर्सन, देन वाइस चेयरपर्सन, साथ में 3 मेंबर्स। कंडीशन सब कुछ बताया था मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। सो अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि 3 साल इनकी टेन्योर होगी, 3 साल इनकी टेन्योर होगी एंड इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, बट 2 टर्म से ज़्यादा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, 2 टर्म्स से, यानी कि 3 + 3 = 6 ईयर्स। बियॉन्ड दिस टाइम उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। मीन्स अगर आपसे पूछे क्वेश्चन बना के कि जो मेंबर्स या फिर चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब, इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, सिंपल आपको ये बोले कि दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, सो वो स्टेटमेंट होगी गलत। ठीक है, वो स्टेटमेंट होगी गलत, बिकॉज इसने बोला है, क्या बोला है कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर 2 टर्म्स। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, अगर पूछे रीअपॉइंटमेंट हो सकती है तो रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, किसकी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स की, चेयरपर्सन्स की, वाइस चेयरपर्सन की। ठीक है, इसका सेम है, जितना भी फंक्शन थे शेड्यूल कास्ट के रिलेटेड, सेम फंक्शन है इसके शेड्यूल ट्राइब के रिलेटेड। ठीक है, एंड ये इट रिकमेंड मेजर्स टू इम्प्लीमेंट पेसा एक्ट 1966 एंड टू एलिमिनेट शिफ्टिंग कल्टिवेशन। पेसा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे PRIs हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, है ना, वो शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ जो था, जो शेड्यूल्ड एरियाज़ है सिंपल, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था। सो उसके लिए हमने लेके आया था, हम पार्लियामेंट लेके आई थी पेसा एक्ट लेके आई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने के लिए। कहाँ पे, शेड्यूल्ड एरियाज़ में। सो शेड्यूल्ड एरियाज़ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए पेसा एक्ट को, उसके रिकमेंडेशन कौन देता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब देता है। एंड ये भी मेजर्स इम्प्लीमेंट करता है, रिकमेंडेशन देता है कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन को कैसे हटाया जाए। बिकॉज जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है ये मेनली हमारी ट्राइबल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है ना, बर्निंग कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जूम कल्टिवेशन भी बोलते हैं जिसको, है ना, जूम कल्टिवेशन भी बोलते हैं। सो उसको कैसे उससे डील किया जाए, कैसे उसको एलिमिनेट किया जाए, वो सारे मेजर्स रेकमेंड करता है शेड्यूल ट्राइब कमीशन हमारा। ठीक है, देन सेम है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा, प्रेसिडेंट रिपोर्ट को ले डाउन करेंगे दोनों हाउसेस के सामने। अगर कोई रिपोर्ट गवर्नर्स या किसी पर्टिकुलर स्टेट रिलेटेड है तो गवर्नर को वो रिपोर्ट दे देंगे प्रेसिडेंट अपने। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके पास भी सारी पावर होती हैं, सिविल कोर्ट वाली, सब कुछ, जैसा जो पावर शेड्यूल कास्ट कमीशन के पास है वही पावर शेड्यूल ट्राइब कमीशन के पास भी होगी। अब आते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसको किसके अंदर मेंशन है, आर्टिकल 338B, आर्टिकल 338B। ठीक है, एंड किसने ऐड किया था, ये ऐड किसने किया था, ये टर्म आर्टिकल 338B ऐड किया था
102nd अमेंडमेंट 2018 में, ठीक है। 102nd अमेंडमेंट जो था 102nd अमेंडमेंट जो था उसने ऐड किया था आर्टिकल 338B, जिसमें बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। एंड बैकवर्ड क्लासेस जो है वो किस में मेंशन है, आर्टिकल 342A में। जो हमारा आर्टिकल 342A है उसमें मेंशन है बैकवर्ड क्लासेस, एंड उनके लिए कमीशन कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 338B के अंदर, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल किसने ऐड किए थे, 102nd अमेंडमेंट ने ऐड किए थे, ठीक है। सो 102nd अमेंडमेंट 2018 में आती है, ठीक है। इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था किसको, बैकवर्ड क्लास कमीशन को। इसने 2 आर्टिकल ऐड किए थे, एक आर्टिकल था 338B, एक आर्टिकल था 342A, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। कॉम्पोजिशन वही सेम कॉम्पोजिशन है, 5 मेंबर्स होंगे, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर्स, प्रेसिडेंट डे डाउन करेंगे, कंडीशन 3 साल कंडीशन है, सेम है। एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए आफ्टर 2 टर्म्स के बाद, यानी कि 3 + 3 6 ईयर्स के बाद वो एलिजिबल नहीं है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपको पूछता है कि क्या मेंबर्स या फिर चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड के रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, सिंपली यस, हाँ भाई एलिजिबल हैं, बट 2 टर्म्स के बाद एलिजिबल नहीं है, सिंपल। एलिजिबल हैं बट 2 टर्म्स के बाद एलिजिबल नहीं है। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, सिंपल, प्रेसिडेंट दोनों हाउस में ले डाउन करेंगे। अगर कोई रिपोर्ट स्टेट का रिलेटेड है तो किसको देगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को देगा स्टेट गवर्नमेंट को, ना कि स्टेट गवर्नर को। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे यूपीएससी प्ले करेगा, है ना, यहीं पे यूपीएससी खेलेगा आपके साथ। आपको लगेगा कि भाई SC ST का तो गवर्नर को देता है तो OBC का भी गवर्नर को देगा, है ना, बट ऐसा नहीं है। OBC का गवर्नर को नहीं देता, OBC का किसको देता है, OBC वाली रिपोर्ट प्रेसिडेंट देता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ना कि स्टेट गवर्नर को, ठीक है। ये वर्ड है, इसके साथ यूपीएससी प्ले करेगा, इसको याद रखना, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर SC ST उनकी रिपोर्ट कहाँ पे जाएगी, प्रेसिडेंट के पास। अगर कोई स्टेट रिलेटेड है प्रेसिडेंट देंगे गवर्नर को, बट नेशनल कमीशन फॉर OBC, जो हमारा नेशनल कमीशन है फॉर OBC, उसकी रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट के पास। एंड अगर किसी स्टेट के रिलेटेड वो रिपोर्ट है तो वो देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। प्रेसिडेंट किसको रिपोर्ट देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, ना कि गवर्नर को। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एंड स्टेट गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को रखेगी हमारी लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेचर है यहाँ पे, काउंसिल नहीं है, ठीक है, बोथ हाउसेस नहीं है, लेजिस्लेचर है, सिंपल। आई होप दिस इज़ क्लियर। 105th अमेंडमेंट 2021 इसने एग्जम्प्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को टू कंसल्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विद रिस्पेक्ट टू प्रेपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ OBCs फॉर देयर ऑन पर्पस। इसका क्या मतलब हुआ, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने OBC कम्युनिटी की, ठीक है, लिस्ट बनानी है फॉर देयर ऑन पर्पस, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रिजर्वेशन देनी है OBCs को विद रिगार्ड्स टू जॉब्स हो गई या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या कोई और पर्पस में, तो वो रिपोर्ट लिस्ट कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सो उस चीज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसकी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसने कहा था, 105th अमेंडमेंट ने कहा था, ठीक है। फॉर देयर ओन पर्पस ओनली, मीन सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के लिए, ना कि पूरी कंट्री के लिए, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। कोई डाउट है, कुछ भी है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड ये भी याद रखना स्पेशल कि ये स्टेट गवर्नमेंट को देगी रिपोर्ट, प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा विद रिगार्ड्स टू OBCs, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू हमारे OBCs, ये भी याद रखना। मूविंग नेक्स्ट इज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़, यानी कि अगर वो कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ पूरी कम्युनिटी ऑफ इंडिया, है ना, हमारे इंडिया की पूरी पॉपुलेशन, एंड इसके अंदर कोई एक छोटी सी कम्युनिटी है जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। सो उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर है फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैज़ एनी प्रोविजन लाइक दिस। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ के लिए कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं था, ओरिजिनली। बट 7th अमेंडमेंट जो हुई थी हमारी 1956 में, उसने एक आर्टिकल ऐड किया था 350B, आर्टिकल 350B 18th पार्ट 17 में,
17 पार्ट में ऐड किया था आर्टिकल 350B। किसने? 7th अमेंडमेंट ने। सो इस अमेंडमेंट ने क्रिएट किया एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़, जिसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये इसका काम क्या है? जितने भी केसेस हैं, जितने भी मेजर्स हैं सेफ गार्ड करने के लिए लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ को, उसको ये क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा। जो स्पेशल ऑफिसर है ये इन्वेस्टिगेट करेगा जितने भी मेजर्स हैं या फिर कोई केस है लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज रिलेटेड, ठीक है, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई भी क्वालिफिकेशन या टेन्योर टर्म्स क्या होंगी, सर्विस क्या होंगी, वो मेंशन नहीं करता लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता। सेम है जैसा हमारा एससी के लिए था, एसटी के लिए था, ओबीसी के लिए था, है ना, कि उनके केस में भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मेंशन नहीं करता था क्या टेन्योर होगी, कंडीशन होगी, सर्विस होगी। सेम हमारे इसके साथ है, सेम हमारे लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी वाले कमीशन के साथ है। नेक्स्ट इज कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। उसी के अंदर जो आर्टिकल 350B था, उसी के अंदर हमने कमीशन अपॉइंट किया, कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ उसी के अंदर क्रिएट किया। ठीक है, 1957 में ये क्रिएट होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एंड बेलगाम, चेन्नई, कोलकाता क्या है वहाँ पे इसके डेप्यूटी कमिश्नर है। डेप्यूटी कमिश्नर, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैंने जस्ट मेंशन कर दिया। कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ जो है ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है। ठीक है, अपनी रिपोर्ट देता है किसको? मिनिस्ट्री को, प्रेसिडेंट को, थ्रू मिनिस्ट्री। जो कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ है ये अपनी रिपोर्ट पहले देगा मिनिस्ट्री को। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। जो हमारी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसको रिपोर्ट देगा नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। एंड वो मिनिस्ट्री रिपोर्ट किसको देगी आगे? हमारे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट किसके आगे ले डाउन करेंगे? हमारी पार्लियामेंट के आगे ले डाउन करेंगे। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट के आगे वो ले डाउन करेंगे। देन कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ जो है ये पर्सनली विजिट भी करते हैं। ठीक है, पर्सनली विजिट भी करते हैं लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ एरियाज़ को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, एंड ये इंटरेक्ट भी करते हैं चीफ मिनिस्टर्स के साथ एंड गवर्नर्स के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है उसके अंदर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी है, सो उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होंगे या फिर गवर्नर होंगे उनके साथ कौन कंसल्ट करेगा? कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। ठीक है, जो भी ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी वाला वो उनके साथ चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर के साथ इंटरेक्ट करेगा, कुछ मेजर्स को रिकमेंड करेगा। ठीक है, उनको सेफ गार्ड करने के लिए। देन रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को, है ना, प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट देगा। देन अगर कोई रिपोर्ट किसी स्टेट के रिलेटेड होगी तो वो दे देगा गवर्नर को। सिंपल। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये वाला पार्ट कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, कुछ लगता है कोई भी डाउट या फिर कुछ लगता है आपको मैंने मिस किया, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब मूव करते हैं। नेक्स्ट इज हमारा कैग। हमारा कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, आर्टिकल 148 के अंदर मेंशन्ड है। सुप्रीम कोर्ट हमारा, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड कैग। इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया बुलवॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। बुलवॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, ये PYQ है, इट इज़ अ PYQ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड कैग, इसको क्या बोला गया? बुलवॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, ये ओथ किसके आगे लेता है? प्रेसिडेंट के आगे ओथ लेता है बिफोर एंटरिंग द ऑफिस। ओथ में होता क्या है? टू बेयर ट्रू फेथ एलिजियंस टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड करेगा सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को, एंड डिस्चार्ज करेगा अपनी ड्यूटीज़ विदाउट फेयर इल विल, एंड अपहोल्ड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज को। सिंपल। ये है ओथ किसकी? हमारे कैग की। हमारे कैग की ये है ओथ। इसकी टर्म क्या होती है? 6 साल इसकी टर्म होती है एंड 65 ईयर्स, 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। सेम लाइक यूपीएससी। जैसा हमने यूपीएससी देखा था, है ना, हमने लास्ट क्लास की थी यूपीएससी एसपीएससी वाली, उसमें भी यही था कि उनके मेंबर्स की टर्म कितनी होती है? मेंबर्स की टर्म होती है 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। सो वैसे ही हमारे कैग की टर्म क्या होगी? हमारे कैग की टर्म क्या होगी? 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। रिमूव कैसे किया जाता है? जो कैग है इसको रिमूव किया जाता है जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें मेंशन्ड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ठीक है, सिर्फ उन्हीं ग्राउंड पे कैग को रिमूव किया जा सकता है। कैग को रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज वाली ग्राउंड्स पर।
टर्म देख ली हमने 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसको रिटायर होना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कैग की कौन सी प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, नॉट एलिजिबल फॉर एनी अपॉइंटमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो हमारा कैग है इसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जा सकती, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जा सकती आफ्टर इसकी रिटायरमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। कैग को अपनी टर्म पूरी करने के बाद यानी 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स के बाद इसको कोई भी जॉब नहीं दी जा सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट के अंदर। ये इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस कि वो फेवर ना करे गवर्नमेंट को, है ना। उसकी सैलरी एंड कंडीशन जो है वो कौन डिटर्मिन करता है? हमारी पार्लियामेंट सैलरी एंड कंडीशन क्या होंगी वो डिटर्मिन करती है। एंड जितनी भी इसकी पावर्स होती हैं, सैलरी होती है, कंडीशन होती है, वो सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल होती है, सुप्रीम कोर्ट जज जो है उसके इक्वल होती है। सैलरी राइट्स इसके रिड्यूस नहीं किए जा सकते, ये तो हम जानते ही हैं, है ना, रिड्यूस नहीं किए जा सकते। कंडीशंस ऑफ पर्सन्स सर्विंग अंडर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट आर डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद कैग। जो कैग को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, कैग जो है हेड होता है किसका? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का। जो हमारा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन होता है? हमारा कैग होता है। ठीक है, सो इनके अंदर जितने भी पर्सन ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी पर्सन सर्व कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस क्या होंगी, सर्विस कंडीशन टर्म्स क्या होंगी, सैलरी वगैरह क्या होगी, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा आफ्टर कंसल्टिंग विद द कैग। ठीक है, कैग के साथ कंसल्ट करके हमारा प्रेसिडेंट डिटर्मिन करेगा इन कंडीशंस को। सिंपल। आई होप दिस इज़ क्लियर। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं कैग के, ये सभी के सभी, पर इसमें क्या क्या आता है? सैलरी अलाउंस हो गया, ठीक है, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उस डिपार्टमेंट के, कैग के, वो सब के सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मैंने पढ़ाया था आपको, उसके ऊपर ये चार्ज होते हैं। चार्ज मीन्स इनके ऊपर वोट नहीं की जा सकती इन द पार्लियामेंट, इनके ऊपर वोट नहीं की जा सकती। ठीक है, जस्ट इनको डिस्कस किया जा सकता है, वोट नहीं की जा सकती। ये नॉन वोटेबल एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, चार्ज एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नॉन वोटेबल होते हैं, नॉन वोटेबल एक्सपेंसेस होते हैं। मूविंग नेक्स्ट, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, पावर्स क्या होती हैं, कौन डिटर्मिन करता है? पार्लियामेंट डिटर्मिन करती है। ऑल्दो कैग, जो हमारा कैग है, इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। बट इसकी कैग की सैलरी, टर्म्स, कंडीशंस, पर्क्स, ड्यूटीज़, पावर्स, वो सब का सब कौन डिटर्मिन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। अब पार्लियामेंट क्यों करेगी, है ना। अब आप सोचो कि भाई ऊपर नेशनल कमीशन था शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए, उनका तो सारा का सारा प्रेसिडेंट डिटर्मिन कर रहे थे। बट कैग का पार्लियामेंट क्यों डिटर्मिन कर रही है? बिकॉज जो कैग का काम है वो, उसका काम है ऑडिट करना गवर्नमेंट अकाउंट्स को, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को। सो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को उसका काम है ऑडिट करना। सो इसमें गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी आती है, सो गवर्नमेंट का यू कैन से मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की आती है विद रिगार्ड्स टू इट्स अकाउंट्स, इट्स एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कहाँ पे उतना गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है, वो सारा कौन करेगा? ऑडिट हमारा कैग करेगा। सो दैट्स वाई ये पार्लियामेंट डिटर्मिन करती है। पार्लियामेंट में कौन होता है? हमारी गवर्नमेंट भी होती है, हमारी ऑपोजिशन भी होती है, तो वो मिल के डिटर्मिन करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होंगी, सर्विस क्या होंगी, सो दैट कोई बायसनेस ना हो इस चीज़ में, एंड जो कैग है वो गवर्नमेंट को फेवर ना करे, दैट्स वाई पार्लियामेंट डिटर्मिन करती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। ऑडिट करता है अकाउंट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़। हमारे इंडिया में स्टेट्स एंड यूटीज़ के अकाउंट्स को भी हमारा कैग डिटर्मिन करता है। ठीक है, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उसके अकाउंट्स को भी हमारा कैग जो है वो डिटर्मिन करता है, ऑडिट करता है। ठीक है, हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ साथ जो कंसोलिडेटेड फंड है स्टेट्स का एंड यूटीज़ का, उसको भी कौन डिटर्मिन करेगा? अपना कैग करेगा। देन ऑडिट करता है जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं रिलेटेड टू कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ स्टेट्स। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का भी होता है, स्टेट्स का भी होता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का भी होता है एंड स्टेट्स का भी होता है। सो इन दोनों अकाउंट्स को, इंडिया के एंड स्टेट्स के, कौन ऑडिट करेगा? हमारा कैग करेगा। ऑडिट करेगा जितने भी ट्रेडिंग, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब्सिडरी अकाउंट ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट।
मीन्स गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है, सब्सिडी अकाउंट होता है, ठीक है। उन सब को ऑडिट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड स्टेट के, इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के, हमारा क्या करेगा? देन ऑडिट करेगा रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ ऑल बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, हमारी रेलवे है, ठीक है, हमारी रेलवे हमारी, ठीक है, सब्सटेंशियली फाइनेंस की जा रही है बाय हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के कोई बॉडी है, वो फाइनेंस की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सो उसकी जितनी भी रिसीट्स हैं, जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, उन सबको ऑडिट कौन करेगा? हमारा क्या करेगा? देन ऑडिट करेगा ऑल बॉडीज़ रिसीविंग ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कोई बॉडी है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट ली है रोड्स बनाने के लिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से उसने ग्रांट लिया हॉस्पिटल बनाने के लिए। सो उसके अकाउंट कौन ऑडिट करेगा? हमारा कैग ऑडिट करेगा। देन ऑडिट करेगा ऑल रिसीट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड मेक रूल्स फॉर एलोकेशन, असेसमेंट एंड कलेक्शन। जितने भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की रिसीट्स यानी उनका जितना भी रेवेन्यू आ रहा है टैक्सेस से, नॉन टैक्सेस से, उन सब को ऑडिट कौन करेगा? हमारा कैग करेगा। एंड रूल्स बनाएगा उनके एलोकेशन के लिए, असेसमेंट के लिए एंड कलेक्शन के लिए। सिंपल। देन ऑडिट करेगा अकाउंट्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ ऑल ऑफिसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टोर्स एंड स्टॉक्स ऑफ ऑल ऑफिसेस एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यह है क्या? अगर सिंपली दिस इज़ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब प्रिपेयर की जाती है? एंड ऑफ फाइनेंशियल साइकिल, यानी मार्च में जो फाइनेंशियल साइकिल एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके एंड पे बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। सो उसमें एंड में डिपार्टमेंट में कितने स्टोर्स बचे वो एसेट साइड पे शो की जाती है, वो हमारे एसेट साइड पे शो किया जाता है ना, शो किया जाता है। सो उसको उस एसेट साइड में जो हमारे मेंशन्ड होते हैं स्टॉक्स एंड स्टोर्स, उसको ऑडिट कौन करेगा? हमारा कैग करेगा, ठीक है। किसके? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के। ऑडिट करेगा ऑल गवर्नमेंट कंपनीज एज पर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जो है उसके अंदर कंपनीज इस्टेब्लिश होती हैं। दो एक्ट हैं, एक 1942 वाला है, एक हमारा लेटेस्ट है 2013 वाला, ठीक है। 2013 में जितनी भी कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, अदर नहीं, गवर्नमेंट कंपनीज इस्टेब्लिश हुई हैं, उनके अकाउंट्स को ऑडिट करता है, ऑडिट करता है ऑल कॉरपोरेशंस हुज स्टैच्यू सेज दिस। मतलब फॉर एग्जांपल एल आई सी एक्ट से बनी है, हमारी कोई और कंपनी है जो एक्ट से बनी है, जो गवर्नमेंट के एक्ट से बनती है, ठीक है। उनके अकाउंट्स को कौन ऑडिट करेगा? हमारा कैग करेगा, अगर उस एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल हमारा आरबीआई है, अपना आरबीआई है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये आरबीआई एक्ट 1934 से बना है, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट उस एक्ट के अंदर ये नहीं लिखा कि इसको हमारा कैग क्या करेगा? वो करेगा, ऑडिट करेगा। दैट्स वाई आरबीआई का ऑडिट खुद का होता है, एलआईसी का ऑडिट खुद का होता है, कैग का ऑडिट नहीं होता, ठीक है। जिसमें मेंशन्ड है सिर्फ उसी का करेगा, सबका नहीं करेगा। मूविंग नेक्स्ट इज लोकल बॉडीज़ जो होती हैं उसको भी ये ऑडिट करता है। लोकल बॉडीज़ यानी पंचायत, मिनिस्ट्री और म्यूनसिपैलिटी, कोई म्यूनसिपैलिटी है उसको भी ऑडिट करेगा। देन एडवाइस करता है ये प्रेसिडेंट को इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म इन विच ऑल अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बी केप्ट। मतलब क्या हुआ इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि किस फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में किया जाएगा, वर्टिकल फॉर्म में किया जाएगा, परफॉर्मा क्या होगा, ठीक है, कौन सी साइट पे कौन सी चीज़ें मेंशन की गई होंगी, किसको एसेट कंसीडर किया जाएगा, किसको वर्किंग कैपिटल कंसीडर किया जाएगा, ये सारा कुछ कौन प्रिस्क्राइब करेगा? ये हमारा कैग प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। एंड सिंपली ये एडवाइस करता है हमारे प्रेसिडेंट को, सिंपल। देन कैग जो है रिपोर्ट देता है किसको? प्रेसिडेंट को एंड कंसर्न गवर्नर्स को। अगर वो स्टेट के अकाउंट को ही वो करेगा, ऑडिट करेगा, तो उस स्टेट का अकाउंट का ऑडिट रिपोर्ट जो होगा किसको देगा? स्टेट के गवर्नर को देगा। एंड यूनियन गवर्नमेंट के किसको देगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को ले डाउन करेंगे किसके आगे? दोनों हाउसेस के आगे, राज्यसभा एंड अपना लोकसभा, हमारा राज्यसभा एंड लोकसभा। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन
कैग असर्टेन नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स ड्यूटी एंड इस डिसीजन इज़ फाइनल। फॉर एग्जांपल कैग बोल सकता है कि भाई जीएसटी से टोटल ना इतना रेवेन्यू आया है, 1.9 लाख करोड़ टोटल इनकम हुआ है हमारा जीएसटी से, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सो ये डिसीजन जो है कैग का फाइनल होगा। ना ही गवर्नमेंट, ना ही स्टेट, ना ही कोई और अथॉरिटी क्वेश्चन कर सकती है कि ये इतना नहीं हुआ। गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि नहीं भाई 119 नहीं हुआ, 14 हुआ है, 1.4 लाख करोड़ हुआ है। सो दे कैन नॉट क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ द कैग। अगर कैग ने बोला कि इतने रुपीज़ का हुआ है नेट प्रोसीड तो हुआ है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन, डिसीजन इज़ फाइनल। डिसीजन इज़ फाइनल यहाँ पे लिखा हुआ है, डिसीजन फाइनल है। कैग जो होता है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या होता है, फ्रेंड होता है, गाइड होता है। ये आपने सुना होगा, पीवाईक्यू में भी पूछा हुआ है, ये पीवाईक्यूज़ में भी ये पूछा हुआ है कि कैग जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड होता है, गाइड होता है। ये मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा कमेटी, अगर मे बी मैंने ये कमेटी वाला चैप्टर करवाया हुआ है, आई थिंक सो ये कमेटी वाला चैप्टर मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, कमेटी वाला चैप्टर करवाया हुआ है। सो उसमें भी मेंशन था कि कैग जो है वो क्या होता है, फ्रेंड होता है, गाइड होता है, किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। देन लास्ट इज कंप्लाइज एंड मेंटेन अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अकाउंट्स को मेंटेन भी कौन करता है, हमारा कैग करता है। सिंपल। 1976 में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट जो थे वॉज सेपरेटेड फ्रॉम कैग। मतलब क्या हुआ, पहले क्या होता था, कैग जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स को एक तो ऑडिट करता था, ऑडिट, एंड उसके साथ साथ उनको मेंटेन भी करता था, ऑडिट के साथ साथ मेंटेन भी करता था, ठीक है। बट हुआ क्या 1976 में, ये जो मेंटेन करने वाला काम था ना, मेंटेन करने वाला काम, वो रिमूव कर दिया गया कैग के जुरिस्डिक्शन से। जो कैग का जुरिस्डिक्शन था उससे ये चीज़ को रिमूव कर दिया गया। सो अब जो है कैग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसके अकाउंट्स को ओनली ऑडिट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करता है, एंड जो मेंटेन करने का काम है वो कैग नहीं करता, ठीक है। एंड विद रिगार्ड्स टू स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट्स गवर्नमेंट के ये अकाउंट्स को ऑडिट भी करता है, ठीक है, उसी के साथ साथ मेंटेन भी करता है, ठीक है, ऑडिट के साथ साथ मेंटेन भी करता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये भी पीवाईक्यू है, इसको याद रखना, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट इज दिस, हमारा कैग जो है 3 रिपोर्ट्स तैयार करता है, प्रेसिडेंट को भेजता है 3 रिपोर्ट्स। कौन कौन सी हैं, रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मैंने पढ़ाया था आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में कि अगर कोई अमाउंट निकलवाना होता है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो उसके लिए हम अप्रोप्रिएशन बिल पास करते हैं, है ना, अप्रोप्रिएशन बिल पास करते हैं। सो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट है वो कैग बनाता है। एक रिपोर्ट बनाता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर, एक रिपोर्ट बनाता है फाइनेंस अकाउंट के ऊपर। फाइनेंस अकाउंट मैंने बोला था, कोई टैक्स लगाना है हम फाइनेंस एक्ट पास करते हैं। देन एक रिपोर्ट निकालता है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ऊपर, जितनी भी कंपनीज़ का कैग ने, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है ना, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ का कैग ने ऑडिट किया है, रिपोर्ट प्रिपेयर किया है, उसके ऊपर उसका जो भी मटेरियल होगा वो इस रिपोर्ट के अंदर होगा। सो 3 रिपोर्ट तैयार करता है, अप्रोप्रिएशन के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर एंड पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर। ये भी पीवाईक्यू है अपना, ये भी अपना पीवाईक्यू है, ठीक है, कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है। तो ये भाई 3 रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है, ठीक है, 3 रिपोर्ट्स को करता है अपना प्रिपेयर। आई होप दिस इज क्लियर। लेट मी चेक दिस, या सो दिस कलर चेंज कर लेता हूँ ना, दैट इज दिस कलर इज नॉट विजिबल, या अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। देन प्रेसिडेंट जो है ले डाउन करता है इन रिपोर्ट्स को किसके आगे, दोनों हाउसेस के आगे, एंड इनको एग्जामिन कौन करता है, हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये भी बताया था मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में कौन सी चीज़ें आती हैं। प्लीज़ डू ड्रॉप अ कमेंट कि मैंने कमेटीज़ वाला क्लास लिया था या नहीं लिया था। मुझे लग रहा है कि मैंने करवाया था, अगर नहीं करवाया था प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे, मैं वो क्लास इसी के बाद ले लूँगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्लास एज़ पर द एक्ट 1961।
कैग असर्टन वेदर मनी शॉन अकाउंट वॉज लीगली अवेलेबल टू डिपार्टमेंट और मनी मिनिस्ट्री। ठीक है, 1971 में एक एक्ट निकाला था पार्लियामेंट ने। उस एक्ट में कहा गया था कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री को क्या होता है कि मिनिस्ट्रीज़ को मनी इशू की जाती है। जब बजट होता है, बजट में वोटिंग होती है ना, बजट में होती है वोटिंग, ग्रांट्स दी जाती हैं, हमारी ग्रांट्स दी जाती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को ग्रांट्स दी जाती हैं। तो क्या उस मिनिस्ट्री को जो ग्रांट दी गई है, जो शो की जा रही है उस अकाउंट में, क्या वो लीगली अवेलेबल थी? क्या वो अवेलेबल थी? क्या वो पास हुई थी? क्या उस पर वोटिंग हुई थी? वो कौन डिसाइड करेगा? वो हमारा कैग डिसाइड करेगा। ठीक है। देन लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट मैंडेटरी फॉर कैग। अगर कोई भी लीगल या फिर रेगुलेटरी ऑर्डर है वो मैंडेटरी है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बताया था, रेगुलेटरी मीन्स जो एक्ट के अंदर मेंशन है, लीगल मीन्स जो एक्ट के अंदर मेंशन है। ठीक है, वो कैग के लिए मैंडेटरी है। देन प्रोप्राइटरी ऑडिट इज़ डिस्क्रिशनरी। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है? टू चेक विजडम, इकोनॉमी एंड वेस्टफुलनेस ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉर एग्जांपल लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ रोड, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, रोड मिनिस्ट्री है। ठीक है, रोड मिनिस्ट्री अपनी, इसको फॉर एग्जांपल 4 लाख करोड़ इशू किए गए हैं। ठीक है, 4 लाख करोड़ इसको इशू किए गए हैं। सिंपल, फॉर एग्जांपल 4 लाख करोड़ इशू किए गए हैं। सो कैग जो है प्रोप्राइटरी ऑडिट करेगा कि जो अमाउंट इसको इशू किया गया है, ठीक है, एंड ये जो अमाउंट इसने इसको यूज़ किया है, इसका खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया है, क्या वो उतना होना चाहिए था? ठीक है, जितना इसने किया एक्सपेंडिचर, क्या वो हमारे फिस्कल जो मेजर्स हैं, जो फिस्कल प्रूडेंस है, उसको इंश्योर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? या फिर जितना एक्सपेंडिचर इसको इशू किया गया, क्या इसने जानबूझकर वेस्ट तो नहीं किया? मींस किसी ऐसी जगह पर एक्सपेंडिचर कर दिया विच वॉज नॉट नीडेड, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। सो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। एंड ये डिस्क्रिशनरी है, इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी मीन्स क्या की मर्ज़ी है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ डिस्क्रिशनरी। ठीक है, डिस्क्रिशनरी है, फोकस करना डिस्क्रिशनरी वर्ड पे। प्रोप्राइटरी का मतलब वेस्टफुलनेस, विजडम एंड इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर। देन परफॉर्मेंस ऑडिट, कैग जो है एक परफॉर्मेंस ऑडिट भी करता है, कैग परफॉर्मेंस ऑडिट भी करता है। ठीक है, टू चेक इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रिसीट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? कोई अमाउंट दिया गया किसी मिनिस्ट्री को, फॉर एग्जांपल 20 करोड़ दिए गए किसी डिपार्टमेंट को। उसने ये 20 करोड़ को कैसे खर्च किया, किन किन चीज़ों पे किया, वो सबको कौन चेक करेगा? उसकी एफिशिएंसी क्या थी? क्या 20 करोड़ पे जितना हमने यूज़ किया, क्या उसका उतना रिज़ल्ट आया? या फिर हमने 20 करोड़ लगाया था बट सिर्फ 10 करोड़ का हमें आउटपुट मिला, इंटेंट आउटपुट मिला। ठीक है, जो हमने सोचा था वैसा उसका रिज़ल्ट मिला। ये सब कुछ कौन चेक करेगा? कैग चेक करेगा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस ऑडिट बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपना परफॉर्मेंस ऑडिट। देन कैग हैज़ मोर फंक्शंस with regards to audit of expenditure than receipts, stores and stocks. Receipts, stores and stocks. For this, he makes own rules, and for receipts, stocks and stores, for this उसको प्रोसीड करना पड़ता है वो रूल्स के ऊपर जो गवर्नमेंट बनाती है। सिंपल, जो हमारा कैग है ना, हमारे कैग जो है इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। हमारा कैग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको क्रिटिसाइज़ इसलिए किया जाता है बिकॉज इसके पास ऑडिटिंग की पावर्स ज़्यादा होती हैं, इसके पास ऑडिटिंग की पावर्स ज़्यादा होती हैं, एंड सिर्फ ऑडिटिंग की पावर ही ज़्यादा होती है। ये कंट्रोलर तो वर्ड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये कंट्रोल नहीं करता, ये कंट्रोल नहीं करता। हमारा जो कैग है इसके पास ऑडिटिंग की पावर्स वास्ट हैं, बट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं कर सकता ये। ठीक है, इसको जस्ट रिलाई करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि मैंने 10 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर कर दिया है, ठीक है, ये सिर्फ उसको ऑडिट करेगा। ये गवर्नमेंट को बोल नहीं सकता कि तुम 10 लाख करोड़ नहीं खर्च कर सकते, तुम सिर्फ 5 लाख करोड़ खर्च कर सकते हो। सो वो पावर हमारे कैग के पास नहीं है। वो किसके पास है? जो यूके का कैग है, जो यूनाइटेड किंगडम का कैग है, उसके पास वो पावर है। ठीक है, एंड दैट इज़ अ गुड पावर।
ठीक है, ये चीज़ याद रखना। देन कैग कैन नॉट कॉल फॉर पर्टिकुलर्स ऑफ दीज, किसके? सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर। जो सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर है वो क्या है? लिमिटेशन है कैग की। गवर्नमेंट क्या करती है? सीक्रेट सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रो है ना, रो है हमारा रो है, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ठीक है। उनके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको कैग ऑडिट नहीं कर सकता, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा 20 लाख वहाँ पे हमारा 20 करोड़ एक्सपेंडिचर हुआ है सीक्रेट सर्विसेज के ऊपर, कैग को जस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ओके हुआ है। कैग ये नहीं बोल सकता कि मुझे रिपोर्ट दिखाओ, मुझे अकाउंट्स दिखाओ, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, कितना हुआ है, ठीक है। कैग को सिंपली एक्सेप्ट करना पड़ता है वो सर्टिफिकेट जो वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इशू करेगी। सिंपल। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। देन कैग एंड कॉरपोरेशन यानी वो कॉरपोरेशन जिसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है ना। कुछ कॉरपोरेशंस हैं जो टोटली हमारे कैग के द्वारा ऑडिट की जाती हैं, कुछ कॉरपोरेशंस हैं जिसको हमारा कैग ऑडिट करता है। एंड सम कॉरपोरेशंस आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट ऑडिटर्स, जिसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। बट कैग जो है उसका सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है, ठीक है। कुछ कॉरपोरेशंस हैं जिसका कैग कम्प्लीटली ऑडिट करेगा। एंड कुछ कॉरपोरेशंस ऐसी हैं, कॉरपोरेशन यानी वो कंपनी जो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई है। सिंपल। सो कुछ कॉरपोरेशन ऐसी हैं जिसको प्राइवेट ऑडिटर्स हैं वो उसको ऑडिट करेंगे। वो ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, ठीक है। एंड कैग उनका सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकता है। देन कुछ हमारी ऐसी कॉरपोरेशंस हैं, दे आर टोटली सब्जेक्ट टू प्राइवेट ऑडिट, दे डू नॉट कम अंडर द कैग। एंड ये अपनी रिपोर्ट देते हैं किसको? डायरेक्टली पार्लियामेंट को देते हैं। सो हमने देखा 3 तरह की हैं। एक तो वो कॉरपोरेशन जिसको हमारा कैग ऑडिट करेगा, एक वो हो गई जिसको प्राइवेट ऑडिटर करेंगे, जिसको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, एंड कैग उसका सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकता है। एंड लास्ट पे वो कंपनीज आती हैं, वो कॉरपोरेशंस आती हैं जिसको टोटली प्राइवेट ऑडिटर्स ही हमारे ऑडिट करते हैं, एंड उसको कैग ऑडिट नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे कर सकता था ना, वहाँ यहाँ पे नहीं कर सकता। एंड ये अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली किसको देते हैं? पार्लियामेंट को देते हैं। सो जो कैग का रोल है फॉर गवर्नमेंट कंपनीज लिमिटेड है, वो लिमिटेड है बिकॉज दे आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट ऑडिटर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ऑन एडवाइस ऑफ कैग। कैग जो है सप्लीमेंट्री ऑडिट सिर्फ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री ऑडिट अपना कर सकता है। आई होप कैग वाला सारा आपको क्लियर है, ठीक है। कैग वाला आपको कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, आपने देखा PYQ देखा, अगर आपको लगता है कि यहाँ से नहीं सॉल्व हो रहा आप वो भी बता सकते हो। आई वुड गिव द एक्सप्लेनेशन एंड आंसर टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चन, ठीक है। टुडे आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यू यू कैन सब्सक्राइब, इफ़ यू फील इट इज़ गुड, इट इज़ वर्किंग गुड फॉर यू, यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा ये अभी हमारे इसके टेलीग्राम में। आई होप यू लाइक दिस सेशन, विल मीट यू नेक्स्ट क्लास, सी यू।